इजराइल ईरान के बीच दुश्मनी का एक नया अध्याय खुल गया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल चौकी करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों के बीच लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने, क्योंकि आज जो हुआ उसने आग में घी डालने का काम किया है। इस वक्त के हालात को देखते हुए क्या बड़ी खबरें हैं, क्योंकि आज मध्य पूर्व में इजराइल ने एक और दुस्साहस किया है और इजराइल ने इराक में ईरान समर्थित गुटों पर सीधे हमले को अंजाम दिया है। इराक में इजराइल के इस हमले के मायने बहुत बड़े हैं। हम आपको सबसे पहले 5 तथ्य बताते हैं, जिससे आपको ये अंदाजा भी हो जाएगा कि मध्य पूर्व में महायुद्ध की पटकथा कैसे लिख दी गई है और कैसे कुछ दिनों में ही ये पूरा इलाका युद्ध की आग में सुलगने वाला है। डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां देखिए इराक में इजरायली हमला युद्ध का संकेत, पहली बड़ी बात आपके सामने। वही दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि इजरायल ने ईरान को सतर्क रहने के साफ संकेत दे दिए हैं। ईरानी उकसावे से पहले इजरायली हमला संभव। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, वहीं इस बार इजरायल अमेरिका की भी सुनने को तैयार नहीं है। विदेशों में इजरायल की खेमेबंदी युद्ध के साफ संकेत हैं। ये वो 5 महत्वपूर्ण बातें थी जिसके आधार पर आज इस शो में एक एक इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। और एक बड़ी खबर जहां आपको बता दें, 14 अप्रैल को हुए इजरायल पर ईरान के अटैक पर यह बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान के हमले से पहले इजरायल ने तैयारी कर ली थी। अजरबैजान के कई बेस पर तैनात कर दिए थे ड्रोन और सर्विलांस यूनिट। आपको बता दें 14 अप्रैल को ही ईरान ने 330 मिसाइल और ड्रोन इजरायल पर बरसाए हैं और इजरायल ने गोपनीय तरीके से अजरबैजान के 3 एयरबेस को तैयार किया। ड्रोन के साथ साथ फाइटर जेट और ऑपरेशंस की भी पूरी तैयारी को लेकर बड़ा इनपुट है। तो ईरान पर अटैक, अजरबैजान का लिंक आखिर है क्या? यही इस बड़ी खबर के आधार पर इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। क्योंकि खबर क्या है? खबर है कि किस तरीके से अजरबैजान के कई बेस पर तैनात कर दिए थे ड्रोन और सर्विलांस यूनिट। तारीख जरा समझिए, 14 अप्रैल को ही ईरान ने 330 मिसाइल और ड्रोन इजरायल पर बरसाए हैं और इजरायल ने जिस सीक्रेसी के साथ अजरबैजान के 3 एयरबेस को किया तैयार। इस बारे में और इंफॉर्मेशन भी लूंगी। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मनीष झा के साथ साथ सुमित चौधरी भी इस वक्त मुझे स्टूडियो में कर चुके हैं ज्वाइन। और ड्रोन के साथ साथ फाइटर जेट को भी कैसे ऑपरेशन में तैयारी के तहत शामिल किया गया, यही इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। सबसे पहले सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए बिग वॉल पर यह डिटेल कि ईरान पर अटैक क्या है, अजरबैजान लिंक, ये समझिए। क्योंकि ईरान पर अटैक को देखते हुए खबर बड़ी है। ये लोकेशंस भी जरा मैं चाहूंगी मनीष आप मुझे ज्वाइन करें और सुमित आप भी मुझे यहाँ इंफॉर्मेशन वॉल पर ज्वाइन करें। ये लोकेशंस इंपॉर्टेंट किस आधार पर है? अजरबैजान के जरिए ईरान को घेरने की रणनीति को लेकर खबर बहुत बड़ी है। इंपॉर्टेंट ये कि अजरबैजान में मोसाद गुपचुप तरीके से काम कर रहा था। आप लोग दोनों प्लीज बिल्कुल मैं आपके नजदीक आइए, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन के आधार पर मैं चर्चा कर रही हूं कि आखिर सोर्सेस के हवाले से क्या बड़े दावे किए जा रहे हैं। अजरबैजान में मोसाद गुपचुप तरीके से कर रहा है काम। यह इंपॉर्टेंट है कि मोसाद ने अजरबैजान में 2 एयरबेस तैयार किए। सोर्सेस के हवाले से आ रही मनीष ये खबर कितनी बड़ी है और जरूरत पड़ने पर अजरबैजान के एयर स्पेस का इस्तेमाल इजरायल कर सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग हुई थी तब इजराइल ने ही अजरबैजान को वो हथियार दिए थे जिसके वजह से नागोर्नो कराबाख के जंग में अजरबैजान को सफलता मिली थी। अब बात यह है कि इजराइल और ईरान के बीच 1500 किलोमीटर का फासला है, कोई लैंड बॉर्डर एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करते। तो एकमात्र उपाय यह है कि इजराइल का दोस्त है अजरबैजान, जिसका ईरान के साथ झगड़ा चल रहा है, जिसके बॉर्डर डिस्प्यूट है, और अजरबैजान इजराइल का दोस्त है। तो जो बात हम कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और इसी दोस्ती के तहत अब अजरबैजान में जो उनका एयर बेस है वो इजराइल इस्तेमाल करने वाला है, जो सुमित के पास जानकारी तो सरल तरीके से इस खबर को समझे तो उसमें महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से अजरबैजान को इजराइल की तरफ से हथियार भी मिले और ईरान को घेरने के लिए अजरबैजान का हो सकता है इस्तेमाल। देखिए, इसकी पटकथा या फिर आप कह सकते हैं कि इसके पीछे की जो प्लानिंग थी इजराइल की, वो अब की नहीं है। पिछले 7 साल में 90 से ज्यादा अजरबैजान के एयरक्राफ्ट जो है वो इजराइल के ओवाडा एयरबेस के ऊपर लैंड करते हैं। ओवाडा एयरबेस वो एयरबेस है जहां से इजराइल में आने और जाना, यानी इजराइल में कोई भी एक्सप्लोजिव आएगा, कोई भी एक्सप्लोजिव बाहर जाएगा, वो उसी एयरबेस से हो सकता है। किसी और एयरबेस से कोई मिलिट्री इक्विपमेंट बाहर नहीं जा सकता। तो निश्चित तौर पर लगातार अजरबैजान को मदद कर रहा था। और 1 तारीख को जब इजराइल ने अटैक किया सीरिया में ईरान के काउंसलेट पे, तब ये डिसाइड कर चुका था इजराइल कि हाँ उसको रिटेलिएट होगा, उसके इलाके में बमबारी होगी। तो इसीलिए 3 बेसिस को अलर्ट पे कर दिया था, खासतौर पर इन इलाकों के अंदर, जहां पर बेसिक ये था कि इन्हीं इलाकों से अगर डीप पेनिट्रेट करते हुए, क्योंकि जैसा
मनीष बता रहे थे कि 1500 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, तो ऐसे में रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी एयरक्राफ्ट को। लगातार एयरक्राफ्ट अंदर नहीं घुस सकता ईरान के, तो पीछे की तरफ से यानी अजरबैजान के इलाकों से जो 700 किलोमीटर का जो इसका पूरा बॉर्डर है, यहां से ईरान को हमला करने की पूरी ये उनकी प्लानिंग और तैयारी थी। लेकिन ईरान के खिलाफ अमेरिका की रक्षा तैयारी को लेकर भी इस वक्त एक और बड़ी खबर है, क्योंकि अमेरिका ने विकसित किया सीक्रेट हथियार। अमेरिका ने, आपको बता दें, माइक्रोवेव मिसाइल विकसित की है और ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना इसके जरिए आसान होगा। हालांकि ब्रिटिश अखबार डेली मेल के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर के आधार पर चर्चा करने से पहले ये जान लीजिए कि किस तरीके से एक और खास मिसाइल को विकसित करने का दावा किया जा रहा है और अमेरिका ने विकसित किया है ये सीक्रेट हथियार। ईरान के खिलाफ अमेरिका की रक्षा तैयारी को लेकर इस रिपोर्ट में किए जा रहे हैं बड़े दावे। ये तो खबर बहुत बड़ी है। ईरान बनाम पश्चिम की लड़ाई तय नजर आ रही है और इजराइल की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उधर अमेरिका भी ईरान को घेरने में जुटा हुआ है। ताजा खबर यह है कि अमेरिका ने एक ऐसी मिसाइल विकसित कर ली है जो बहुत सीक्रेसी से, बहुत गुपचुप तरीके से ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकती है और ईरान का परमाणु कार्यक्रम तहस नहस भी कर सकती है। तो अमेरिका का ये जो नया ब्रह्मास्त्र है, किस तरीके से ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने के लिए इस हथियार को लेकर बड़ी खबर और बड़े दावे किए जा रहे हैं। इस बारे में चर्चा करूं उससे पहले ये जान लीजिए कि किस तरीके से अमेरिकी रक्षा तैयारियों को लेकर भी एक रिपोर्ट के आधार पर बड़े दावे किए जा रहे हैं। और ये दावे क्यों, ये तैयारी क्यों? ये तैयारी ईरान का घेराव करने के लिए। तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने वाली अमेरिकी मिसाइल के बारे में डिटेल अब आपके सामने, क्योंकि अमेरिका का ये नया ब्रह्मास्त्र है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम ध्वस्त करने के लिए अमेरिकी वायुसेना ने गुप्त मिसाइल को विकसित किया है। मिसाइल का नाम चैंप यानी काउंटर इलेक्ट्रॉनिक्स हाई पावर माइक्रोवेव प्रोजेक्ट। ईरान का परमाणु कार्यक्रम तबाह मिसाइल कर सकती है। माइक्रोवेव आधारित टेक्निक पर काम करती है चैंप मिसाइल और आपको बता दें B-52 फाइटर जेट से दागी जा सकती है मिसाइल। डेली मेल के सोर्सेज के हवाले से जिस तरीके से इसके बारे में दावे किए जा रहे हैं, ईरान को टारगेट करने वाली अमेरिका की सीक्रेट मिसाइल की रेंज कितनी है, किस तरीके से ये ऑपरेट करती है, इस बारे में भी डिटेल आपके सामने, क्योंकि सीक्रेट मिसाइल की रेंज बताई जा रही है 1100 किलोमीटर। कम ऊंचाई पर दुश्मन के हवाई क्षेत्र में उड़ान संभव है। साथ ही मिसाइल से उच्च शक्ति की माइक्रोवेव निकलती है और साथ ही परमाणु कार्यक्रम में लगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निष्क्रिय भी हो सकते हैं। हालांकि 2012 में आपको बता दें मिसाइल का टेस्ट हुआ था, 2019 में इसने ऑपरेट करना, काम करना शुरू किया। और जिस आधार पर सुमित ये दावे किए जा रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरीके से अमेरिका की रक्षा तैयारियों का भी इसी रिपोर्ट्स के आधार पर बड़ा संदेश जा रहा है ईरान को। देखिए, बिल्कुल अमेरिका लगातार कोशिश ये कर रहा है कि किसी भी तरीके से सबसे पहले इस चीज को रोक लिया जाए, किसी भी तरीके से इस युद्ध को बढ़ने ना दिया जाए। लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका को भी ये डर सता रहा है कि अगर ईरान ने रिटेलिएट किया तो ना सिर्फ पूरे मिडिल ईस्ट में बल्कि इन सारे इलाकों के अंदर अस्थिरता बैठ जाएगी। और अमेरिका ऑलरेडी कई जगहों पर बिजी है या फिर आप कह सकते हैं कि इंगेज है और ये नहीं चाहता कि एक नया फ्रंट खुले जिसमें उसकी एंगेजमेंट और ज्यादा बढ़ जाए। बिल्कुल, लेकिन मनीष, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को देखते हुए टारगेट की बात हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं और आज सुबह भी हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे, क्योंकि सारी बात पिछले कई घंटों में इसी आधार पर हो रही है कि आखिर किस तरीके से ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने के दावे किए जा रहे हैं और उसी के तहत हो रही है तैयारी। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार अगर ईरान के पास परमाणु हथियार का जखीरा बन गया तो उसके बाद ईरान को कंट्रोल करना मुश्किल है। यह बात अमेरिका, इजरायल और पश्चिमी देश जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए, दरअसल अफसोस की बात यह है कि जंग वो प्रयोगशाला बनती है जहां पर अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अपने नए नए हथियारों का प्रयोग करती है। हमने देखा कि रूस यूक्रेन के युद्ध में किस तरह से ड्रोन और कई दूसरे तरह के मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। इजरायल हमास में हम देख रहे हैं कि AI का कैसे इस्तेमाल हो रहा है। वहीं अब बात यह आ रही है कि अमेरिका ने कुछ ऐसे हथियार डेवलप किए हैं जिसके जरिए परमाणु हथियार जैसी ही बर्बादी लाई जा सकती है, लेकिन परमाणु हथियार नहीं होगा। तो कहने के लिए होगा कि हमने न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमने ईरान को तबाह कर दिया। मकसद यह है कि जो नए नए हथियार बन रहे हैं वो बिकते रहे, वो युद्ध में इस्तेमाल होते रहे, लोगों की जान जाती रहे, लेकिन हथियार बनाने वाली कंपनियों का मुनाफा बढ़ता जाए। बीच ईरान और इजराइल का टकराव एक कदम और आगे बढ़ गया। एक और बड़ी खबर बता दें, क्योंकि कल इजराइल ने ईरानी शहर पर ड्रोन हमले किए और आज इजराइल ने इराक पर हमला किया। इराक में ईरान समर्थित गुटों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया है। आपको बता दें, आधी रात को हुए इस हमले के बाद ईरान और इजराइल के बीच फिर तनातनी बढ़ गई है और यह सवाल बहुत तेजी से उठ रहा है कि कब इजराइल ईरान के खिलाफ
जंग का करेगा ऐलान। तो अब जिस तरीके से प्रॉक्सी ग्रुप्स को लेकर लगातार एक्सपर्ट्स टीवी 9 पर यह कहते आए हैं कि रणनीति अपनाई जा रही है और उन्हें टारगेट किया जा सकता है, उसी के तहत इजराइल ने जिस तरीके से अब से कुछ घंटे पहले एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। आपको बता दें, एक और बड़ी खबर और इस बात का साफ संकेत कि ईरान और इजराइल का टकराव एक कदम और आगे बढ़ गया है, क्योंकि इजराइल ने ईरानी शहर पर ड्रोन हमले किए और आज इजराइल ने इराक पर हमला किया है। इराक में हमला कहां हुआ? ईरान समर्थित गुटों के ठिकानों पर। एक और बड़ी खबर, ईरान पर इजराइल की एक और स्ट्राइक को लेकर यह खबर बड़ी है, क्योंकि इराक में ही ईरान समर्थित गुटों पर हमला हुआ है और बगदाद के दक्षिण में बाबिल प्रांत में ऑपरेशन को लेकर खबर आई है। ड्रोन के जरिए हमले को अंजाम दिया गया है। हालांकि जिस तरीके से इराक में इजराइल ईरान के बीच जंग हो रही है, ये खबरें लगातार सामने आ रही है कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें, इराक में ईरान समर्थित गुटों पर हमले को अंजाम दिया गया है और बगदाद के दक्षिण में बाबिल प्रांत में यह ऑपरेशन हुआ है। तो इराक में इजराइल ईरान के बीच जंग के बीच यह खबर सामने आ रही है और इसी बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि हशद शाबी, ये पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के ठिकानों पर अटैक को लेकर खबर बढ़ी है। इस गोला बारूद का गोदाम और टैंक मुख्यालय को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि कितने लोग हताहत हुए हैं इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें कि हशद शाबी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स ईरान समर्थित ग्रुप है और ईरान की तरफ से पैसा और हथियार मुहैया करवाए जाते हैं। हालांकि अब आगे सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का भी रुख करेंगे, क्योंकि खबर है कि इराक में ईरान के सहयोगी गुटों पर हुई है स्ट्राइक में जॉर्डन का नाम सामने आ रहा है और पश्चिमी थिंक टैंक ये आशंका जता रहे हैं कि ईरान को नुकसान पहुंचाने में जॉर्डन की धरती का इस्तेमाल किया गया। आपको मध्य पूर्व में जॉर्डन कितनी अहम पोजीशन निभा रहा है और अगर महायुद्ध हुआ तो जॉर्डन कैसे इजराइल के लिए अहम भूमिका निभा सकता है, यही इंफॉर्मेशन रखेंगे। और सुमित और मनीष, मैं चाहूंगी इंफॉर्मेशन वॉल पर आप मेरे साथ यहां पर मुझे ज्वाइन करें, क्योंकि इस मैप को जरा इस क्रूशियल लोकेशन को समझाइएगा जरूर। उससे पहले एक बैकग्राउंड, ताकि दर्शक आसानी से समझ सके कि आखिर जॉर्डन को लेकर आज ये खबर बड़ी क्यों है। 1967 के युद्ध के बाद भी इजराइल जॉर्डन में मजबूत सामरिक सहयोग को लेकर समझिए, और साथ ही जॉर्डन के कई रक्षा प्रोजेक्ट्स इजराइल की मदद से जिस तरीके से पूरे हुए हैं, इजराइल ने जॉर्डन को बफर स्टेट के तौर में उभारा है। और पिछले हफ्ते ही ईरान के इजराइल पर अटैक के दौरान जॉर्डन ने ईरानी मिसाइलों को भी रोका है। ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैप के बारे में चर्चा करने से पहले जान लीजिए, क्योंकि ईरान से युद्ध हुआ तो जॉर्डन की इजराइल को मदद निर्णायक साबित हो सकती है और इजराइल जॉर्डन का गठजोड़ मध्य पूर्व की भू राजनीति को भी कैसे प्रभावित कर सकता है, यही मनीष सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल, देखिए मुस्लिम कंट्री में अगर आप देखें तो अजरबैजान के बाद जॉर्डन दूसरा ऐसा कंट्री है जो इजराइल के साथ है। यहां तक कि हमास पर हमले के बाद भी लगातार जब गाजा पर हमले जारी रहे तब भी जॉर्डन ने इजराइल का साथ दिया। अब आप देखिए, अगर इजराइल को यहां से ईरान पर हमला करना है तो उसके पास क्या एयर रूट है? उसके पास है कि वो सीरिया होके जाए, इराक होके जाए और या फिर जॉर्डन होके जाए, जो सबसे कन्वीनियंट है उसके लिए। और ऐसी स्थिति में इजराइल और अमेरिका दोनों ने जॉर्डन में अपने बड़े बड़े बेसिस बनाकर रखे हैं। यहां पर अमेरिका की बड़ी पावर मौजूद है और हमने देखा कि जब ईरान से हमला हुआ इजराइल पर तो जॉर्डन के एयरफोर्स ने ईरानी मिसाइलों को खत्म किया था। इसीलिए जॉर्डन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल यह है कि आने वाले समय में अगर ईरान ने जॉर्डन पर हमला किया तो क्या? तो इसका मतलब यह है कि इजराइल के बाद जॉर्डन की भी युद्ध में एक्टिव एंट्री होने वाली है। अब ये प्रॉक्सी नहीं रहेंगे, ये एंट्री होंगे। तो मतलब इजराइल बनाम ईरान के जंग में पहले जॉर्डन की एंट्री होगी। इराक और सीरिया में ऑलरेडी बमबारी हो रही है। तो 5 कंट्री तो वैसे ही लड़ चुके हैं। अब आप बचाए, इनका रोल क्या होगा? इनके रोल के लिए सऊदी अरब और यूएई दोनों अमेरिका से कहते हैं कि अगर आपने इजराइल की तरह हमें डिफेंस दिया, हमें सुरक्षा की गारंटी दी, तो हम भी ईरान के मामले में आपका सहयोग करेंगे। तो पूरा मिडिल ईस्ट एक रीजनल वॉर में तब्दील होते जा रहा है। लेकिन एक क्विक रिएक्शन, आप इस पूरे एरिया को कवर भी कर चुके हैं, ग्राउंड रियलिटी से आप वाकिफ हैं। यहां जो स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती हैं इस हालात में, इजराइल किस लिहाज से तैयारी करते हुए जॉर्डन से एयर स्पेस की इजाजत मांग रहा है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा इजराइल के लिए ये तो है, क्योंकि मैं बहरीन के और सऊदी के बेसिस पे गया हूं जहां पर अमेरिका लगातार तैनात रहता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी
अमेरिका की। अमेरिका जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कराएगा इजराइल को, उसी के बाद इजराइल और ज्यादा मजबूत होगा। आपने देखा 14 तारीख को जिस तरीके से एयर अटैक्स किए गए थे, उसमें अगर अमेरिका नहीं होता तो इजराइल में बहुत ज्यादा मिसाइल्स गिरते। और यही वजह है कि जिस तरीके से मनीष बता रहे थे कि देखिए जॉर्डन का इन्वॉल्वमेंट होगा और इसके अलावा सऊदी का इन्वॉल्वमेंट, यूएई का, बहरीन का, ये इन्वॉल्वमेंट तभी हो पाएंगे जब अमेरिका ये एश्योरेंस दे देगा कि हाँ, हम आपके साथ जिन बेसिस पे बैठे हैं उन बेसिस का इस्तेमाल आपको सेफगार्ड करने के लिए तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे ईरान की तरफ से आने वाले अटैक या इराक की तरफ से आने वाले अटैक को भी निष्क्रिय कर देंगे। लेकिन इस बीच ईरान पर इजराइल के कल के हमले पर एक बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बता दें कि ईरान के S-300 डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें सैटेलाइट तस्वीरों से यह बड़ा खुलासा हुआ है, जहां आपको बता दें इस्फहान के शेखरी बेस पर तैनात था S-300। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि इस बारे में चर्चा करने से पहले जान लीजिए कि आखिर ये इंपॉर्टेंट खबर क्यों है, क्योंकि इस्फहान प्रांत बहुत क्रूशियल है। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जहां पर हैं, उसी के तहत बिल्कुल नजदीक टारगेट को अंजाम दिया गया, ऑपरेशन को चलाया गया। लेकिन अब ईरान पर इजराइल के कल के हमले पर यह खबर है, जहां ईरान के S-300 डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा है और यही दावा किया जा रहा है। कल इजराइल ने ईरान के इस्फहान में हमला किया और इस हमले से इजराइल को क्या हासिल हुआ, ये समझ लीजिए। ये इंफॉर्मेशन जहां ईरान की युद्ध तैयारियों का अंदाजा लगाया गया और ईरानी रक्षा प्रणाली में खामियां ढूंढी। हालांकि साफ संदेश दिया कि इजरायली हथियार कहीं भी पहुंच सकते हैं और ईरान को युद्ध में कूदने के लिए उकसाया गया है। इजराइल में नेतन्याहू की राजनीतिक स्थिति मजबूत होगी। सुमित, कल इसी आधार पर हम ये चर्चा कर रहे थे कि बॉक्सिंग रिंग में जिस तरीके से पहला राउंड प्ले आउट किया जाता है, क्या इस पहले ऑपरेशन के जरिए यही सब जानने की कोशिश की गई? देखिए बिल्कुल सुरभि, क्योंकि जिस तरीके से क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है या फिर क्वाडकॉप्टर की जो अपनी कैपेबिलिटीज हैं, उससे तो हमेशा कोई भी ये जान सकता है कि देखिए क्वाडकॉप्टर का मतलब सिर्फ सर्विलेंस और मैपिंग करना होता है। और अगर आप देखें कि ईरान से ही वो क्वाडकॉप्टर उड़ाए जा सकते हैं, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी इसलिए प्रबल है क्योंकि क्वाडकॉप्टर बहुत अंदर थे ईरान के इलाके में। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि उसने मैपिंग, सर्विलेंस और ये भी देखा हो कि अगर रिस्पॉन्स टाइम क्या है इस समय ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स का, तो इन सबकी एक्सेस, इन सबकी जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही एक बड़े अटैक को अंजाम दिया जाए। और इजराइल ये जानता है कि जब तक आप कंफ्यूज नहीं करोगे, जब तक आप लगातार सरप्राइज नहीं दोगे, तब तक ईरान के इलाकों को भेदना या फिर उसके बड़े टारगेट को निष्क्रिय करना या फिर इंस्टॉलेशन को टारगेट करना आसान नहीं होगा। तो ये एक सरप्राइज एलिमेंट है जो लगातार इजराइल की तरफ से ईरान को दिया जाता रहेगा। बिल्कुल, लेकिन ईरान को अब रूस की मदद, एक और बड़ी खबर है। और मनीष, आपने ये जो खबर दी है इस पर चर्चा से पहले डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि ईरान को रूस देगा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। बहुत जल्द ईरान को S-400 मिलेंगे और ईरानी ऑफिसर्स ने मार्च में रूस का दौरा भी किया था। अब ये जान लीजिए कि रूस में S-400 मिसाइल फैक्ट्री का दौरा किया गया था और साथ ही सीरिया में मौजूद रूसी S-400 मिसाइल से ईरान की मदद करने की भी हो रही है बात। जल्द इस बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि यह जानना जरूरी है कि ईरान के लिए क्यों जरूरी है S-400 डिफेंस सिस्टम। अब ये देखिए, बड़ी खबर है कि चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है ईरान और इजराइल से मिसाइल हमले हुए तो बचाव का तंत्र मौजूद नहीं है। मिसाइलों की बौछार से ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है इजराइल, और ईरान को अमेरिका से भी लगातार खतरा है। ईरान इजराइल जैसा एयर डिफेंस बनाना चाहता है। अब एक और इंफॉर्मेशन, क्योंकि S-400 की खूबी भी जान लीजिए, जिसकी 40 से 400 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज है, 4800 मीटर प्रति सेकंड अधिकतम इसकी रफ्तार है, 600 किलोमीटर तक लक्ष्य का पता लगा सकता है, 5 से 10 मिनट में तैनाती भी संभव है। हालांकि 4 तरह की मिसाइल को लेकर इंफॉर्मेशन भी आपके सामने रख देते हैं और इसी इंफॉर्मेशन को देखिए और इसी लिहाज से आगे चर्चा को बढ़ाऊंगी मनीष, क्योंकि ये तैयारी हमने पहले ही दिन जब मनीष ये खबर आई थी तो ये सवाल आपसे किया था कि इजराइल के साथ कौन कौन और ईरान के साथ कौन कौन। ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब ये बड़ी खबर आ रही है मनीष कि रूस भी अब ईरान को मदद करने लगा है। बिल्कुल, देखिए S-400 वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो भारत ने भी रूस से लिया है और उसे दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम के साथ तुलना की जाती है, चाहे वो अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर इजराइल का आयरन डोम सिस्टम हो। अब सवाल ये है कि जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था 350 से अधिक मिसाइलों के साथ, तो इजराइल के एयर डिफेंस के अलावा हमने देखा कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी किस तरह ढाल बनकर इजराइल की मदद की थी। अब बारी उल्टी है, यानी जब ईरान पर हमला होगा
जब इजराइल से मिसाइल आएंगे तो क्या ईरान के पास इतने डिफेंस सिस्टम है? तो इसीलिए रूस ने ईरान से कहा है कि हम जल्दी आपको S-400 सिस्टम की डिलीवरी करा देंगे और इसके लिए लगातार ईरान और रूस के बीच में हाई लेवल कॉन्टैक्ट चल रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में S-400 ईरान की धरती पर भी होगा। इससे पहले रूस ने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी दे रखा है और इंपॉर्टेंट बात यह है कि रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरी सीरिया में मौजूद है। तो कहा यह जा रहा है कि जब इजराइल की तरफ से हमला होगा तो ठीक वैसा ही रक्षा कवच रूस भी ईरान को देगा जैसा अमेरिका ने इजराइल को दिया था। तो देखिए, लड़ाई हो रही है इजराइल और ईरान के बीच में, लेकिन दोनों सुपर पावर अपने अपने पार्टनर के लिए रक्षा और ढाल बनकर खड़े हैं। बहुत मजबूत और स्ट्रैटेजिकल पार्टनर साबित हो रहे हैं ये इस बीच। लेकिन इजराइल के हमलों से घबराया हमास। एक और बड़ी खबर, और आईडीएफ के हमलों से बचने के लिए सुरक्षित ठिकानों की तलाश को लेकर खबर बढ़ी है। आपको बता दें, दो देशों के साथ चल रही है हमास नेताओं की बातचीत और कतर से बाहर ले जाना चाहते हैं हमास मुख्यालय। हालांकि इस बारे में इंफॉर्मेशन वॉल का भी रुख करेंगे और यह भी बताएंगे क्यों हमास की टॉप लीडरशिप कतर से अपना मुख्यालय कहीं और ले जाना चाहती है। सुमित और मनीष, आई वांट यू टू जॉइन ऑन दिस, क्योंकि सुमित, जो खबर सामने आई इस पर हम चर्चा भी कर रहे थे कि किस तरीके से अब ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, जहां 2012 से हमास नेता कतर में रह रहे हैं और इंपॉर्टेंट ये कि अमेरिका कतर के जरिए हमास पर दबाव बना रहा है। बंधकों की रिहाई के लिए हमास पर दबाव बनाने को लेकर खबर बढ़ी है और इजराइल के कड़े रुख की वजह से हमास नेतृत्व में बेचैनी को लेकर भी खबरें मिल रही हैं। हालांकि हमास नेताओं को खुद की हत्या का डर तो है। अब किसी सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हमास नेता सुमित जुटे। देखिए, बिल्कुल है, अब ये ऐसा लग रहा है क्योंकि हमास को कि इजराइल अब जो है वो ताबड़तोड़ अटैक करेगा। इजराइल लगातार अब पूरी कोशिश करेगा कि हमास को न्यूट्रलाइज कर दे। इसलिए अब हमास कोशिश में है कि अब कतर के बाहर निकलकर दो ऐसे देशों के साथ जो प्रभावित बताया जा रहा है, जिसमें पॉसिबिलिटीज है कि ईरान और रशिया, वो दो देश हो सकते हैं जिनके साथ इनकी बातचीत चल रही है। और हो सकता है कि हमास के कुछ बड़े ऑफिसर्स या पॉलिटिकल लीडर्स उन दोनों देशों में जाके शरण ले ले। वो इसलिए क्योंकि हमास को लगता है कि अगर टॉप लीडरशिप मारी गई या न्यूट्रलाइज हो गई तो फिर हमास का वजूद बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएगा। अभी भी लगातार जद्दोजहद इजराइल की यह है कि किसी भी तरीके से टॉप लीडरशिप को और उनके लोकल कैडर्स को पूरी तरीके से मार दिया जाए। इस खबर का क्या असर आप देखते हैं मनीष? देखिए, इस खबर के दो बड़े पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि अभी तक कतर में हमास के नेता मौजूद थे और कतर उनको सुरक्षा दे रहा था, इसीलिए वो जीवित थे। लेकिन अब जबकि जंग बढ़ रही है, अब जबकि संभावना है कि कल के दिन में कतर भी एक्टिव पार्टिसिपेट करे, तो इसीलिए यहां से हमास के लीडर हट रहे हैं। दूसरी बात, सबसे दुखदाई पहलू है, हमास के लीडर यहां से हटेंगे, जो हॉस्टेज अभी 133 हैं उनकी रिहाई में और ज्यादा मुश्किलें हो जाएगी। एक और इंटरेस्टिंग खबर का हम रुख करने वाले और इसकी तस्वीरें मनीष में चाहूंगी आप जरूर दिखाइएगा और समझाइएगा। पेंटागन ने पहली बार AI जेट का किया है टेस्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है और ये वीडियो और ये तस्वीरें भी अब हम आपके सामने रखेंगे, जहां आपको बता दें X-62A रोबोटिक जेट की F-16 से टक्कर। जी हां, सही सुना आपने, इस टेस्ट में F-16 की हार हुई। भविष्य में AI से जेट नियंत्रित करेगा पेंटागन। ये तस्वीरें अब आपके सामने हैं। मनीष, जल्दी से क्विकली संक्षेप में इलैबोरेट कर दीजिए। देखिए, ये भविष्य का युद्ध है जो इस वक्त टीवी 9 के स्क्रीन पर पूरी दुनिया के दर्शक देख रहे होंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसी तरह AI पायलट जो है वो असली पायलट की जगह लेंगे। अगर आपने हॉलीवुड की मूवी देखी होगी टॉप गन मैवरिक, तो उसमें टॉम क्रूज कहते हैं कि प्लेन नहीं पायलट इंपॉर्टेंट होता है। तो अब वो जमाने गए जब पायलट प्लेन की सीट पर बैठेंगे। अब AI से कंट्रोल होगा और AI का इस्तेमाल हो रहा है। इजराइल ऑलरेडी गाजा पर हमले में AI का इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा कि इतने लोग मारे जा रहे हैं। तो सोचिए, जब असली पायलट की जगह पर AI पायलट फाइटर जेट पर बैठेंगे तो कितनी बड़ी तबाही होगी। इस बात की नेक्स्ट डिटेल अब बीच में रोक रही हूं। AI पायलट के फायदे के तहत ये इंफॉर्मेशन रखना जरूरी है, क्योंकि हवा में फाइटर जेट की टक्कर में कमी आएगी और फाइटर जेट के क्षतिग्रस्त होने की संभावना कम होगी। कुछ पॉइंटर्स के लिहाज से आपको यहां पर यह बता रही हूं कि आखिर AI पायलट जिसका जिक्र यहां पर मनीष कर रहे हैं और जो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, इसके फायदे क्या है। हवा में फाइटर जेट के टक्कर में कमी आएगी, फाइटर जेट के क्षतिग्रस्त होने की संभावना कम होगी और जंग में फाइटर पायलट की मौत नहीं होगी। असली पायलट की जगह AI पायलट करेंगे जंग और टारगेट चुनने से लेकर दुश्मनों का सफाया करेगा। अब AI से फायदे की बात तो आपने देख ली, अब बात नुकसान की भी कर लेते हैं, क्योंकि युद्ध में भीषण तबाही इस हालात पर संभव है। मनीष,
बिल्कुल, देखिए, मशीन वर्सेस मैन की जो जंग है उसमें आने वाले दिनों में कटिंग एज टेक्नोलॉजी के जरिए एआई का जब इस्तेमाल होगा, फायदे तो होंगे ही, क्योंकि ये देखिए ये बहुत रोमांचक भी है और चिंताजनक भी है। रोमांचक ये है कि अब इन फाइट जो डॉग फाइट होगी तो उस समय जो एआई पायलट रहेंगे तो फिर असली पायलट नहीं मारे जाएंगे, जो प्लेन है वो सुरक्षित रहेगा। ज़्यादा संभावना यह है कि उस समय आप दुश्मनों का ज़्यादा से ज़्यादा सफाया करते हैं, लेकिन तबाही ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी असली पायलट कुछ भी है, एक इंसान है। एक इंसान जब कोई फैसला लेता है तो वो सोच समझ कर लेता है, लेकिन मशीन के फैसला लेने में गलतियां हो सकती है और वो हम इजराइल की कार्रवाई में देख भी रहे हैं। बिल्कुल, एक और बड़ी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को बड़ा झटका, ये खबर बड़ी है, और अमेरिका का चीन बेलारूस की कंपनीज पर बैन। पाकिस्तान को कल पुर्जे देती है चीन बेलारूस की कंपनियां। खतरनाक हथियारों को बनाने में भी मदद कर रही थी ये कंपनियां। अब देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है और इस बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने रखे, उससे पहले जान लीजिए कि पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को किस तरीके से ये बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अमेरिका का चीन और बेलारूस की कंपनीज पर बैन का फैसला। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को यह झटका दिया है। चीन की 3 कंपनीज, शियान लोंगदे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, थियानजिंग, ये चीन की 3 कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं। और ये जो फैसला लिया गया है कितना बड़ा झटका है, एक क्विक रिएक्शन मनीष इस पर मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि इसमें नाम थियानजिन क्रिएटिव सोर्स इंटरनेशनल ट्रेड का भी सामने आ रहा है और तीसरी कंपनी ग्रैंड पैक कंपनी लिमिटेड। अब इस फैसले का मतलब क्या है और क्यों हम ये कह रहे हैं कि किस तरीके से एक बड़ा झटका ये पाकिस्तान को है? मनीष, देखिए, चूंकि हम सब जानते हैं कि आज की तारीख में पाकिस्तान कैसे चीन की कॉलोनी बन चुकी है, चीन की कई बड़ी डिफेंस से जुड़ी कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही है और वो जो तमाम टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे रही है या देने की कोशिश कर रही है, तो ऐसी स्थिति में जब अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगाया है, इस पर जब वो कार्रवाई कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में ये चीनी कंपनियां अब पाकिस्तान को मदद नहीं दे पाएगी और खुद भी नई टेक्नोलॉजी हासिल नहीं कर पाएगी। इस मायने में देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए झटका है, लेकिन फिर सवाल यही है कि आज की तारीख में चीन, रूस, ईरान, ये जो अलायंस बन रहा है, क्या ये केवल अमेरिका के सैंक्शन लगा देने भर से भी रुक जाएगा? क्योंकि खुद अमेरिका नहीं तय कर पा रहा है कि उसको चीन के साथ कैसे रिश्ते चाहिए, दोस्ती चाहिए, दुश्मनी चाहिए, पहले अमेरिका को खुद तय करना पड़ेगा। शुक्रिया मनीष, शुक्रिया सुमित आपका। लेकिन इस बीच बता दें आपको कि अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को मिसाइल बनाने में ये कंपनियां मदद कर रही थी, हम कोई भी गलत कदम को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। मर्डर कर दिया गया, मर्डर को अंजाम दिया फयाज नाम के शख्स ने। फयाज तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन इसके बाद राजनीति शुरू हो गई है और जिस लड़की की हत्या हुई उसके पिता कांग्रेस के पार्षद हैं। बीजेपी मर्डर को लव जिहाद बताते हुए कर्नाटक सरकार पर हमले कर रही है और बीजेपी राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी के हमलों का जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मोर्चा संभाल लिया है। सिद्धारमैया ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। तो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी बड़ी खबरें आ रही हैं, लेकिन इस बीच बता दें कि बेंगलुरु में एबीवीपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां गृह मंत्री जी परमेश्वर के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ है। नेहा हत्याकांड पर जी परमेश्वर के बयान के खिलाफ प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने आई। जी परमेश्वर ने कहा था लड़की उससे दूर जा रही थी, इसलिए आरोपी ने हत्या की। नेहा हत्याकांड के विरोध में कलबुर्गी में भी प्रदर्शन को लेकर खबर आई, जहां हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है और प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले के सामने आने के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं और हालात को काबू में करती हुई पुलिस की भी ये तस्वीरें। काफी देर तक प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की होती रही। ये तस्वीर हिंदूवादी संगठनों के विरोध प्रदर्शन की। जी परमेश्वर के बयान के खिलाफ लोगों का गुस्सा किस तरीके से सड़क पर नजर आ रहा है, उसकी ये पहली तस्वीर। नेहा मर्डर केस में कर्नाटक सरकार पर बीजेपी का बड़ा हमला। कांग्रेस नेता वोट बैंक के लिए कुतर्क कर रहे हैं। लव जिहाद के केस पर सेक्युलर कवर चढ़ाने में व्यस्त हैं। कर्नाटक के सीएम, गृह मंत्री अलग अलग बयान दे रहे हैं। कर्नाटका में जो नेहा के साथ हुआ, कांग्रेस की एक नेता की बेटी के साथ हुआ, जिस प्रकार से फयाज ने उसे दिन दहाड़े गोंद गोंद कर मार दिया, ये हमारी रूह को कंपाती है। देश स्तब्ध है, पर
कर्नाटका कांग्रेस के नेता, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री उसके ऊपर सेकुलर कवर चढ़ाने में व्यस्त हो चुके हैं। वो अलग अलग प्रकार के कुतर्क दे रहे हैं। उस लड़की का पिता कुछ और कह रहा है और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं, ताकि अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखा जा सके। इन्हें महिला सुरक्षा की चिंता नहीं है। और नेहा के पिता निरंजन हिरमत कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। निरंजन हिरमत कांग्रेस पार्षद हैं। बेटी की हत्या के बाद निरंजन ने कहा कि ये मामला लव जिहाद का है। हालांकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया नेहा की हत्या को लव जिहाद मानने को तैयार नहीं है। वो इसे निजी कारणों से की गई हत्या बता रहे हैं। ಈ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಭಾಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಒಬ್ಬಾಕೆ ಮಗಳು, ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ, ಎರಡು ಕಣ್ಣಿದ್ದಂಗೆ ನನಗೆ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಬಂದವನೇ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮನೆಗಿಂತ ದುಃಖ ಬಂದೈತೆ. ಏನು ಬೇಡ್ಲಕ್ಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವುದು ಮರಣಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ. और बीजेपी नेता शोभा करदलांजे का बड़ा आरोप, कर्नाटक में फैल रहा है लव जिहाद। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सिद्धारमैया सरकार का किया घेराव। ये लड़की निर्दोष थी। ये लड़की पढ़ाई करती थी। उसको वो लड़का ने, माइनॉरिटी लड़का ने लव जिहाद में फंसाना चाहते थे। वो नहीं सुनी, इसके लिए उसका कारण कॉलेज का कैंपस का अंदर उसको मर्डर किया। बहुत महीने से हम बोल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर कर्नाटक में ठीक नहीं है। ये परमेश्वर संभाल नहीं सकते हैं, सिद्धारमैया नहीं संभालते हैं, ऐसे हम बोल के आए हैं। फिर भी मुझे लग रहा है लव जिहाद का पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि मतांतर के साथ साथ देशांतर करना चाहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, व्यक्ति है। और इस हत्याकांड से जुड़ी कुछ और अहम जानकारियां इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड पर आपको देते हैं, जहां सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ और कैसे हुआ। बड़ी खबर यहां पर आपको बता दें, 23 साल है उम्र, 23 साल की नेहा हिरमत की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। नेहा के शरीर पर चाकू से 7 वार हुए और साथ ही ये कि हमलावर उसी कॉलेज का ड्रॉप आउट स्टूडेंट है। फयाज को लेकर ये इन्फॉर्मेशन है। नेहा और फयाज एक दूसरे को पहले से जानते भी थे। दोनों ने BCA की पढ़ाई साथ में की थी। अब आगे ये कि हत्यारा फयाज मृतका से एक तरफा प्यार करता था और साथ ही नेहा ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इसके बाद गुस्से में फयाज ने चाकू गोदकर नेहा की हत्या कर दी। आरोपी फयाज की मां का भी अब बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को सख्त सजा मिले, नेहा बहुत अच्छी लड़की थी। ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಸರ್, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡ್ರಿ. ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾನು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೇಹಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅದು ನನ್ನ ಮಗಳಿದ್ದಂಗೆ ಸರ್, ಅದು ಮಗು। फयाज की मां की बात आपने सुनी, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि वो खुद आरोपी फयाज को सख्त से सख्त सजा की बात कह रही हैं, लेकिन इस बीच नेहा की पिता की बात भी TV9 ने आपको दिखाई। लेकिन इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिस तरीके से लगातार बयानबाजी हो रही है, उसी के तहत सियासत भी बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। बेंगलुरु में ABVP कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन की भी तस्वीर सामने आई है। अलग अलग जगहों पर हो रहे प्रदर्शन के बीच आपको बता दें, गृह मंत्री जी परमेश्वर के आवास के बाहर भी विरोध जताया जा रहा है। सीधे कोटा रुख करते हैं, जहां पर अमित शाह रैली को कर रहे हैं संबोधित। सबसे बड़ा विरोधी अगर कोई दल है तो कांग्रेस पार्टी। काका साहेब कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट को गायब कर दिया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को अमल नहीं किया। जब संसद में रिजर्वेशन की बात आई, राहुल बाबा के पिता राजीव गांधी ने 2.5 घंटे तक विरोध में भाषण किया और मोदी जी ने ओबीसी को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश के सभी केंद्रीय इंस्टीट्यूट में हमने ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने का काम किया। भाइयों और बहनों,
मोदी जी जिन्होंने पूरी दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाया, वो भी ओबीसी जाति से आते हैं और देश का इतना बड़ा नेता बना है। ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है। राहुल बाबा, मैं आज आपको कहने आया हूं, आपको कुछ मालूम नहीं है। विश्वकर्मा की जातियां, छोटी छोटी जातियां, मेरे लुहार भाई, सुथार भाई, दर्जी भाई, कारपेंटर का काम करने वाले, नाव बनाने वाले, मछली पकड़ने की जाली बनाने वाले, इनके लिए अब तक देश में कोई योजना नहीं लाया था। मोदी जी ने 13,000 करोड़ खर्च कर ये सभी को स्वरोजगारी और स्किल डेवलपमेंट का काम करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने